नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत में चीता पुनर्वास की। कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया। भारत से करीब 70 साल पहले वन्य जीव की ये प्रजाति विलुप्त हो गई थी। क्या कारण थे इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन ये मुद्दा खासा महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल सवाल चीते का नहीं है, बल्कि कई ऐसे जीव जंतु हैं जिन पे आज खतरा मंडरा रहा है। इसलिए यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। हम समझने की कोशिश करेंगे इसके विभिन्न पहलुओं को। हमारे साथ इस समय जीव विज्ञानी और लेखक नेहा सिन्हा जी हैं, जो संरक्षक भी का भूमिका निभाती हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमिलनाडु से प्रधान मुख्य वन संरक्षक जैव विविधता संरक्षण से डॉक्टर शेखर कुमार नीरज जी। शेखर जी, आपका भी स्वागत है। और हम बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय जूलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अमिता कन्नौजिया जी से। अमिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत शेखर जी मैं आपसे करूंगा। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है जब मुद्दा चीतों से जुड़ा है, चीतों के पुनर्वास का है। 70 साल बाद चीता भारत की धरती पर फिर से मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो संदेश है वो कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा मुख्य मान है जी। बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था ये, लेकिन फिर भी अच्छा है कि कम से कम आज हो रहा है। मैं इसको दूसरे नजरिए से देख रहा हूँ। जी। मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ जैसे जो आपने अभी शुरुआत में बोला। ये चीता इंट्रोडक्शन एक सिंबल है यहाँ पे। वो सिंबल क्या है? वो ये बताता है कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं अपने वाइल्ड लाइफ संरक्षण करने के लिए फ्यूचर में, जो कि बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। हमारा जो मैनेजमेंट है वाइल्ड लाइफ का, वो कितना सक्षम रहेगा, कितना सक्षमता हमारे पास और बढ़ेगी, ये एक्सपेरिमेंट हमको बताएगा। हमारा जो विज्ञान है वाइल्ड लाइफ का, वो कितना कुछ हमें करने का एक शक्ति देगा, कैपेसिटी देगा, वो हमको ये एक्सपेरिमेंट बताएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ये भी रहेगा कि संरक्षण के क्षेत्र में जब हमने ये लूज किया तो ओनली लार्ज प्रेडेटर टू बी लॉस्ट। हमारे पास 7 अगर उसको लिंक्स को भी, यूरेशियन लिंक्स को भी आप इंक्लूड कर लें तो 7 एशियन बिग कैट्स थे, एंड देन अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट इट। और उसको हम वापस अगर ले आए तो देन अगेन वी फुलफिल आवर ओन हिस्टोरिकल जो हमारा गैप था कि हमारे पास 7 थे, हमारे पास वापस 7 हो जाएंगे, इंक्लूडिंग द यूरेशियन लिंक्स। वो थोड़े छोटे साइज का है, बट आई एम स्टिल इंक्लूडिंग मीडियम साइज का। इन सब को अगर आप नजरिया ध्यान रखते रहें तो हमको लगता है कि ये दिन काफी ज्यादा मुख्यमान है। और जो चैलेंज आने वाले हैं फ्यूचर में, जिसके तैयारी में हमको ये वाला एक्सपेरिमेंट खास के साथ देगा, वो ये है कि क्लाइमेट चेंज या हैबिटाट लॉस। और जो स्पेसिफिक हैबिटाट है चीता का, जो कि ग्रासलैंड्स है, जो कि वैसे ही काफी ज्यादा अफेक्टेड इकोसिस्टम है कंट्री में, जिसकी समझदारी भी कम है, अंडरस्टैंडिंग कम है उसके ऊपर, और जो बहुत जल्दी बहुत सेंसिटिव टाइप का हैबिटाट है। तो क्लाइमेटिक चेंज होता है तो सबसे ज्यादा अगर स्पीशीज कोई इकोसिस्टम अगर अफेक्ट होता है तो दैट इज वेटलैंड एंड ग्रासलैंड, वेटलैंड ग्रासलैंड्स, टेम्परेट टाइप जो ग्रासलैंड्स होते हैं या जो वेट ग्रासलैंड्स होते हैं। और ये स्पीशीज है स्पेसिफिक एंड ऑब्लिगेटेड टू ग्रासलैंड्स। सो अगर चीता के माध्यम से हम ग्रासलैंड बचाते हैं तो ये इकोसिस्टम को बचा पाएंगे, तो ये हमारे मैनेजमेंट में काफी सारे ज्यादा स्ट्रेंथ लाएगा, साइंस में जो लाएगा। उस हिसाब से, उस लहजा से देखा जाए तो ये 3-4 मुख्यमान कारणों की वजह से मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ये चीज अभी भी हो गया तो काफी ये। अब चैलेंज जो आगे है वो है कैसे हैंडल करे, वो देखना है जी। इसको भी मैं समझने की आपसे कोशिश करूंगा। बिल्कुल, जो भविष्य की चुनौतियां हैं उसको भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन डॉक्टर अमिता जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, 70 साल पहले अगर इस देश से, हमारे देश की धरती से चीता विलुप्त हुआ तो क्यों हुआ? इसके पीछे क्या मानवीय कारण थे, क्या प्राकृतिक कारण थे, या दोनों कारण थे? मेनली जो चीता हमारे यहाँ 70 इयर्स बैक था जी। और ऐसा नहीं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप ये देखिए, अगर हम हिंदुस्तान को देखें तो नॉर्दर्न इंडिया, अगर आप ये कहें कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में चीता नहीं था। चीता था तो सेंट्रल इंडिया में और लोअर आपका सदर्न इंडिया में था। वहां की हैबिटेट जो ग्रासलैंड्स है, दे आर द रीजन कि वो वहां था।
प्लस वहां पे जो मैक्सिमम हर्बीवोर्स, अगर ग्रासलैंड मेंटेन है तो हर्बीवोर्स वहां पे अगर मेंटेन होंगे, और खास तौर से अगर चीता का मेन जो फूड है जैसे गजेल या हम ये कहें कि एंटीलोप्स या फास्ट स्पीडी हर्बीवोर्स हैं वो है, और प्लस साथ में अगर उसके साथ और कंपिटिटर्स हैं, तो रीजन एक ये रहा, सबसे बड़ा रीजन जो मैं मानती हूँ, और जो हिस्टोरिक आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, मुगल्स की किताब पढ़िए और उसके आगे बाद में आप ब्रिटिशर्स के टाइम का पीरियड, मैक्सिमम हंटिंग इज ऑल्सो द रीजन, क्योंकि उनको बहुत तादाद में मारा भी गया। और दूसरा ये है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो ग्रासलैंड्स उनके विलुप्त हुए, खराब हुए, क्योंकि ग्रासलैंड्स ना होने के कारण वहां पे हर्बीवोर्स अगर नहीं रहेंगे तो खाना भी नहीं मिलेगा। तो ये कुछ 3-4 रीजन है, और प्लस कंपटीशन विद लेपर्ड, कि लेपर्ड के अगर तादाद बढ़ेगी तो उस वजह से भी चीते को हानि होती है। तो इन सब चीजों की वजह से चीता विलुप्त हुआ हमारे बीच से। जी बिल्कुल। नेहा जी, आप कैसे देखती हैं आज का जो कार्यक्रम रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश था, वन संरक्षण की दृष्टि से, जीव जंतुओं के संरक्षण की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, आप उसको कैसे देखती हैं? दूसरा, चीतों का आज भारत की धरती पर आना, आप कैसे इसको देखती हैं? क्यों महत्वपूर्ण है ये पहलू? सवाल एक, क्या जानवर के आने का है? क्या आप इसको किस दृष्टि से देखती हैं आप? थैंक यू। जब मेरा जन्म हुआ था तो चीता तो था ही नहीं भारत में, तो मेरे जनरेशन ने, मेरे से पहले वाले जनरेशन ने देखा भी नहीं है चीता को, क्योंकि 70 साल से नहीं है। पर बहुत पहलू हैं इसके। लोग किसी भी जंगली जानवर को देखते हैं उसको चीता ही कहते हैं, क्योंकि चीता हमारे बिल्कुल कॉन्शियसनेस में घुसा हुआ है। तो कोई तेंदुआ देखता है, लेपर्ड देखता है तो कहता है चीता है, शेर को देखता है कहता है चीता है। मतलब हमारे कल्चर में ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे मैम ने कहा इससे पहले, मुग़ल और ब्रिटिश भी चीता के साथ काफ़ी एक्टिविटीज़ करते थे, मतलब उनको पकड़ के उनके साथ हंटिंग करते थे। इसकी वजह से चीता बहुत पेंटिंग्स और आर्ट में भी है, और हमारे पुराने टेक्स्ट में है, केव पेंटिंग्स में है, गुफा में जो पेंटिंग्स हैं। तो एक नज़रिया ये है कि लोग कभी भूले नहीं थे इस शब्द को। अब और बहुत सारे जानवर हैं भारत में जिनका नाम लोग जानते नहीं हैं, पर चीता हमेशा जानते थे। मगर जागरूकता के तौर से अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि चीता ग्रासलैंड का जानवर है। ग्रासलैंड को बहुत ज़रूरत है संरक्षण की। ग्रासलैंड ऐसी जगह है जहाँ पे हर जगह पे ग्रासलैंड ख़त्म हो रहे हैं, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, ग्रासलैंड्स अभी भी हैं, उनको बचाने की सख्त ज़रूरत है। अगर हम चीता को इस्तेमाल करें एज अ फ्लैगशिप, मतलब एज अ सिंबल, तो फिर हम ग्रासलैंड्स को बचा सकते हैं। और मेरी यही आशा है कि चीता को लेकर अभी कूनो में आया है, इसके बाद वो दूसरे स्टेट्स में भी जाए, और दूसरे स्टेट्स में जैसे जैसलमेर में या गुजरात के कच्छ में अगर हम ग्रासलैंड को बचाएं और वहाँ पे चीता रखें तो कई और प्रजाति भी बच सकते हैं। जी डॉक्टर शेखर, चीता भारत की धरती पर आ गया, लेकिन तमाम ऐसे जीव जंतु हैं जिन पे खतरा मंडरा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? क्योंकि जागरूकता की अगर मैं बात करूं, ये बात ठीक है, पिछले कुछ अरसे में लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन उसके बावजूद अभी जैसा नेहा जी बता रही थी कि लोगों को चीता या शेर में क्या अंतर है, ऐसे भी आमतौर पे लोगों को पता नहीं रहता है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को कि प्रजातियां जो विलुप्त हो रही हैं, कितना बड़ा खतरा है ये? मैटर कॉमन नॉलेज का ही है कि जी सब जो खास कारण है प्रजातियां के लूज करने का, या उनके इंडिविजुअल्स का लूज करने का, इवन टाइगर को भी उसमें इंक्लूड कर लें, तो वो है पोचिंग और इलीगल ट्रेड उसका होता है। जी, पैंगोलिन्स हैं, तमाम स्पीशीज हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, रेड सैंडल्स हैं। चीता खुद ही काफी थ्रेटेंड स्पीशीज है। आपको जैसे केन्या में, सोमालिया वगैरह में काफी लार्ज स्केल इसकी पोचिंग होती है, और इसकी स्मगलिंग होती है, इसके स्किन के लिए होती है, इवन पेट्स एज पेट स्पीशीज होता है। इवन इंडिया में भी लेपर्ड को एज पेट स्पीशीज स्मगल करते हैं, पोच करते हैं, स्मगल करते हैं। तो हम क्या सीखेंगे इससे? एक तो जैसे बताया कि संरक्षण के विज्ञान, मैनेजमेंट के विज्ञान हम सीखेंगे इस एक्सपेरिमेंट से, जो कि हमारे को काफी ज्यादा और परिपक्व लाएगा।
हमारे कैपेसिटी को काफी ज्यादा, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हम शायद दूसरे लेवल पे आ जाएंगे मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट के में एक चीज और जो सीखेंगे, प्रोटेक्शन। वो प्रोटेक्शन सीखेंगे दोनों एंगल से। दैट इज, जैसे हमको ये नहीं पता है 70 साल पहले क्यों लूज किया, उस टाइम पे इतना ज्यादा साइंस भी, वाइल्ड लाइफ साइंस भी इतना ज्यादा मेच्योर नहीं था जी। तो बहुत कुछ कंजेक्चर भी है, बहुत कुछ लिटिल जो भी लिटरेचर थे हमारे पास थे, उसके हिसाब से भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा हंटिंग एंड बहुत ज्यादा, बट बायोलॉजिकल रीजन डोमिनेंट था कि हंटिंग डोमिनेंट था, या फिर इसका जो बिकॉज ये खुद ही आउट कम्पिटेड हो गया भाई, ये सब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है इसमें, ये भी हमको मालूम पड़ेगा। तो ये हमको एक सिखाएगा, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एजुकेशनल स्टेप है ये, अपार्ट फ्रॉम लर्निंग द मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट, learning the science of management, the science of wildlife, protecting the grassland based जितने सारे स्पीशीज हैं, and strength in protection, क्योंकि अल्टीमेटली हम इसको प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। हमको पता है थ्रेटेंड स्पीशीज और इंडिया ऐसे भी काफी वल्नरेबल रहता है। इंडिया का जो जियोग्राफिकल सेटिंग ऐसा है, जियोग्राफिकल सेटिंग जो इसका भौतिक सेटिंग ऐसा है कि ऐसे ही काफी थ्रेटेंड रहते हैं बॉर्डर, अलोंग द बॉर्डर, इवन सेंट्रल पार्ट में भी। तो ये हमको हमारे क्योंकि जब हम इतने सारे एम्फेसिस, इतना ज्यादा मेरे नेशनल ये एक प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली हम जा रहे हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी प्रोटेक्शन के लिए इस स्पीशीज को, अपार्ट फ्रॉम इसके हैबिटाट को, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट गेन आउट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सो ये प्रोटेक्शन जब हम इसको करेंगे, तो जैसे टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं तो बहुत सारे स्पीशीज प्रोटेक्ट करते हैं एज ए अम्ब्रेला स्पीशीज। अब मुझे लगता है कि जैसे नेहा जी ने बताया कि ये एक फ्लैगशिप स्पीशीज है, स्पेशली ग्रासलैंड फ्लैगशिप स्पीशीज है, तो जब इसको हम प्रोटेक्शन के लिए इसको सीखेंगे, इसके साइंस को सीखेंगे और इसके मैकेनिज्म को सीखेंगे, तो प्रोबेबली दैट इज आल्सो गोइंग टू बी क्वाइट इनकम्पासिंग, और बाकी स्पीशीज के लिए भी बहुत ज्यादा और संरक्षण के लिए फायदेमंद होने वाला है। जी डॉक्टर अमिता जी, क्यों चुना गया मध्य प्रदेश को ही, को ही क्यों चुना गया जो नामीबिया से चीते लाए गए उसके लिए? क्या वातावरण भी इसके पीछे एक कारण रहता है? जी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए अफ्रीका से लाया जा रहा है, इक्वेटोरियल कंट्री है और हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, टेम्परेचर हमारा ऑलमोस्ट उनसे मिलता जुलता है, क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, आपको मालूम है कि हमने अभी कहा रिपोर्टिंग, क्या हिस्ट्री में नहीं देखेंगे कि पहले चीता था कहाँ? तो चीता एमपी में था, और लास्ट चीते की रिपोर्टिंग जो हुई है 1947 में, वहीं से विलुप्त हुआ है। उसके बाद 1952 में वो बात अलग है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि चीता हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जो लास्ट रिपोर्टिंग ऑफ चीता का केस है वो 1947 में एमपी से है। और एमपी सेंट्रल जो एरिया हमारा है, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, ये मेन, राजस्थान, ये मेन एरिया था। तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसका क्लाइमेट देखें, कहाँ उसकी हैबिटेट है, ग्रासलैंड वहाँ मेंटेन्ड है। तो एट प्रेजेंट जहाँ लाया जा रहा है वहाँ ग्रासलैंड उस लेवल का है कि नहीं है, या वहाँ पे हर्बीवोर्स हैं कि नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जिन पे फैक्टर्स का हम देखते हुए उसका हमने चयन किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि एमपी में आ रहा है, और एमपी उसका पहले भी घर रहा है, तो हमें लगता है अपने घर में वापस आ रहा है। जी, आप कैसे देखती हैं जो चीतों के पुनर्वास के लिए सरकार ने कदम उठाया है, और जिस तरह का एक इसको लेकर संघर्ष की यात्रा कहूं, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, कई बार इस पर कोशिश की गई कि पहले चीतों को बाहर से लाया जाए और भारत में बसाया जाए, पुनर्वास किया जाए उनका। आप कैसे देखती हैं इस पहलू को? जी, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लायन पे जजमेंट किया था, और तब उन्होंने कहा था कि चीता नहीं ला सकते अफ्रीका से, क्योंकि वो अफ्रीका का चीता है, इंडिया का नहीं। मगर बाद में फिर से एक और ऑर्डर हुआ सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने हमें परमिशन दे दिया लाने के लिए। अब देखिए, मध्य प्रदेश एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट है कंजर्वेशन या संरक्षण के लिए। मध्य प्रदेश का मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। टाइगर रिजर्व्स बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश में। देश के सबसे जाने माने टाइगर रिजर्व जैसे कि कान्हा, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में हैं। और आज आपने शायद देखा होगा अखबारों में ऐड आया है मध्य प्रदेश का, उसमें उन्होंने बात किया है भेड़िया, तेंदुआ वगैरह की, जो ऐसे जानवर हैं जो सब जानते नहीं हैं। और इसलिए उन्होंने कहा है, सीएम साहब ने कहा है, क्योंकि वो बचा रहे हैं सब जानवरों को। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो मध्य प्रदेश बहुत अच्छा स्टेट है, कंजर्वेशन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जो होता है आदमी और जानवर के बीच, उसको भी वो मैनेज करते हैं। तो वैसे तो कूनो लायंस के लिए था, मगर लायंस अभी नहीं आ रहे हैं। मैं यही चाहूँगी
कि कूनों से बढ़कर और भी जगहों में चीता का पुनर्वास हो, क्योंकि तब जाके ही इसके नंबर संख्या भी तभी बढ़ पाएंगे। अभी 8 आए हैं, अब फिर से शायद 15 आएंगे। पूरा जो प्लान है 50 चीतास का है, मगर 50 चीता कूनों में फिट नहीं आ सकते हैं। कूनो काफ़ी छोटा है, 750 लगभग स्क्वायर किलोमीटर का है, और चीता काफ़ी तेज़ दौड़ते हैं। और जो मेल चीता है, नर जो है, उसको काफ़ी जगह चाहिए रहने के लिए। जैसे कि एक टाइगर को भी देख लें या तेंदुए को भी देख लें, वो भी बिग कैट्स हैं, उनको भी काफ़ी जगह चाहिए। और बहुत सारे लेपर्ड्स हैं कूनों में, ऑलरेडी काफ़ी लेपर्ड्स हैं, तो जगह ज़्यादा चाहिए होगी। तो मध्य प्रदेश में और साइट्स हो या राजस्थान या गुजरात में हो, मेरी आशा है कि और साइट्स में इसको लेकर जाएं, तभी इसका भविष्य और बेहतर हो सकता है। जी, और क्या खूबी चीते की रहती है? अगर हम बात करें इसकी, तो और क्या खूबियाँ एक चीते की रहती हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुठभेड़ होता है लोगों और जानवरों के बीच, कोई रिकॉर्ड नहीं है चीता और आदमी के बीच में मुठभेड़ का। मतलब जैसे कि टाइगर हो या तेंदुआ हो, तो कॉन्फ्लिक्ट की बातें हैं। मतलब अलग अलग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में लिखा है कि या तो टाइगर ने या लेपर्ड ने किसी को मारा या उसको घायल किया, मगर चीता के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। और ये थोड़ा छोटा है जानवर, तो तेंदुए से ज़्यादा छोटा है, तो ये छोटे जानवरों को खाता है। जैसे कि ये पहले ब्लैक बक को खाता था, जो एक एंटीलोप है, और अभी शायद चीतल खाएगा। मगर जैसे कि लोगों पे हमला ऐसा कभी हमने नहीं सुना है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड में नहीं है। दूसरी बात ये कि बहुत तेज़ दौड़ने वाला जानवर है, बहुत दौड़ने के बाद इसको अपना शिकार मिलता है, तो उसको जगह की ज़रूरत है। दौड़ेगा, फिर जानवर को पकड़ेगा, फिर वो हाँफेगा। और तीसरी बात ये है कि दूसरे जो बड़े जानवर हैं चीता का खाना छीन लेते हैं। और अफ्रीका में भी हमने देखा है कि जैसे कि लायन हो या फिर दूसरे लेपर्ड्स या जैकल्स हो, वो ले लेते हैं। तो थोड़ा सा हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि कैसे दूसरे जो वहाँ पे जो प्रेडेटर्स हैं, जैसे कि लेपर्ड है या जैकल है, उनके साथ कैसा इसका नाता रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर अमिता जी, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि अगर चीतों का शिकार किया गया या उनको नुकसान पहुँचाया गया, तो इसके पीछे कोई खास वजह रही क्या? जी हाँ, लोग उस टाइम एक्चुअली, एक तो ये आपको मालूम है ट्रॉफीज और फैंसी ये सब चीजें उस टाइम चलती थी। और मुगल्स के टाइम एक शिकार, आपको मालूम है, जैसे शिकार करना एक वैलर का काम माना जाता था कि हमने इतने शेर मारे, हमने इतने टाइगर मारे, और या उनकी जो खाल सजाने का और उनकी ट्रॉफी बनाने का, एक तो मुगल्स के टाइम ये है। लेकिन मुगल से कहीं ज्यादा शिकार आप ये देखिए अगर इंडियन हिस्ट्री में, तो आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे अंग्रेजों के टाइम में, क्योंकि उनके लिए भी एक ये रहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे जो प्रीडेटर्स जिनके वो वहां पे एरिया में रहते थे उनको रिमूव करना चाहते थे। तो उन प्रीडेटर को रिमूव के लिए मैक्सिमम अगर आप देखेंगे हंटिंग का केसेस अंग्रेजों के टाइम मिला है। तो रीजन उनका यही है कि शिकार करने का एक गेम होता था, या शिकार करके उनकी खाल या उनके ट्रॉफी बनाना। तो ये मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से, बाकी जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है वो तो बात की बात है, लेकिन शुरू में ये एक गेम का फॉर्म था, तो इसलिए इनका रिमूवल हुआ। और दूसरा, बाद में कुछ फैक्टर्स नेचुरल का भी होता है, जैसे कि अगर हम कह रहे हैं उनका हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, कोई भी एनिमल है उसको वहां पे हैबिटेट चाहिए और उसको वहां पे फूड चाहिए। तो अगर उसकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है तो वो भी एक रीजन हो जाता है। कुछ और चीजें हैं, जैसे कंपटीशन विद अदर प्रीडेटर्स हो रहा है, तो वो भी रीजन हो जाता है। लेकिन ये एक सीक्वेंस में, जैसे अभी सर ने कहा कि अभी हम नहीं कह सकते कि बायोलॉजिकल रीजन ज्यादा था या अदर फैक्टर्स थे, लेकिन ये है कि इन रिकॉर्ड्स की वजह से ही चीता गया है, और मेन तो ट्रेड ही है, मेन तो हंटिंग ही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर शेखर, अगर मैं बात पुनर्वास की करूं, तो ऐसे जैसे टाइगर्स के लिए पुनर्वास किया गया, हाथियों की संख्या एक समय कम हो रही थी, हाथियों की संख्या देश में बढ़ी, ऐसी एक सींग वाले गेंडे जो आसाम में हुआ करते थे, एक समय उनका भी संकट सामने खड़ा हुआ था। डॉक्टर शेखर, आप कैसे देखते हैं जो पुनर्वास के कार्यक्रम चलाए गए जीव जंतुओं के लिए, ऐसे आप कैसे उसे देखते हैं? कितनी सफलता हमें मिली? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अनसर्टेन फैक्टर्स हैं जी। 70 साल पहले ग्रासलैंड के बाकी स्पीशीज भी, आपने खुद ही कहा, वन हॉर्न राइनोसेरस हैं जिसको हमने बचा लिया था। और इसने मुझे उसके अलावा
लायन भी एक ही जगह पे है, लायन भी पहले मध्य प्रदेश में था, वो वहां से लॉस्ट हुआ और गुजरात में रहा। उस तरीके से स्पीशीज हम जो बहुत ऑब्लिगेटेड स्पीशीज है, जो बहुत स्पेसिफिक हैबिटेट होता है, उनके स्पीशीज के लुप्त होने का खतरा ज्यादा होता है। बहुत क्लियर रीजन है कि वो कंपटीशन स्पीशीज और एंड देन हैबिटेट लॉस। तो जैसे बाकियों ने भी कहा कि इसके जो स्पेसिफिक हैबिटेट है वो ग्रासलैंड है, और शायद हम ग्रासलैंड सबसे ज्यादा लूज किए हैं अपार्ट फ्रॉम वेटलैंड्स देश में, बिकॉज ऑफ कंपटीशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। तो जब ग्रासलैंड लूज करते हैं स्पेसिफिकली, तो हम स्पीशीज को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और उन हालातों में अगर हम इसको फर्दर हंट भी करते हैं तो ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंट कर रहे हैं इसके लाइफ के इसके सर्वाइवल कैपेसिटी को। सो ये सारे फैक्टर्स मुझे लगता है कि वहाँ पे सारा कुछ कंट्रीब्यूट किया वहाँ पे। अब चूंकि 70 साल से तो नहीं है और स्थितियां भी बदल गई हैं, हैबिटेट और फर्दर लॉस्ट हो गए हैं, ये नहीं कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है हैबिटेट में, ऐसा तो नहीं है। सो इन हालातों में जब हम ला रहे हैं वापस, तो हमको ये बड़ा जानना पड़ेगा बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली कि क्या खास रीजन से हमने लूज किया था, और क्या उन कारणों को हम अभी कंट्रोल कर पाएंगे, कर पाने में सक्षम होंगे या नहीं। क्योंकि अगर सक्षम नहीं होंगे, पहले तो हम कारण नहीं जानेंगे प्रॉपर्ली तो मुश्किल होगा, अगर हमें सक्षमता नहीं होगी उन कारणों को कंट्रोल करने का तो बहुत मुश्किल होगा, फिर से वापस बैक टू स्क्वायर वन होने का चांसेस है। और प्लस थर्ड थिंग ऑल्सो है कि थोड़ा शायद जेनेटिक डिफरेंसेस भी हैं, जो अब ये तो प्योर इंडियन स्पीशीज नहीं है, ये तो स्लाइट डिफरेंस है जेनेटिकली। सो इसका भी थोड़ा सा समझ हमको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि इसकी जेनेटिक मेकअप कैसी है, जो कर सकते हैं डीएनए एनालिसिस एंड होल जीनोम सीक्वेंसिंग इसकी करके। एंड उसके बाद जो चौथा चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि नेहा और अदर्स ने भी जो हाईलाइट किया, वो ये है कि जैसे हमने स्टार्ट किया, कहीं से स्टार्ट करा, तो हमने मध्य प्रदेश से स्टार्ट किया, पुणे रेडी था तो हमने वहां से स्टार्ट कर दिया। लेकिन जितना जल्दी हो सके प्रोबेबली हमको शायद बाकी सेगमेंट्स भी रखने पड़ेंगे, जो बाकी ग्रासलैंड पोटेंशियल ग्रासलैंड है, जैसे गुजरात में है या आपके कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है। इनफैक्ट तमिलनाडु का मायर वैली जो था वहां पे भी चीता मिलता था, तो उनमें तो ये सारे कुछ इंटरलिंक्ड हैं, ये सारे फैक्टर। ये फैक्टर इतनी इंटरलिंक्ड है कि हम अगर सब चीज पे बैलेंस वे में अगर अप्रोच ना करें तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इसके सर्वाइवल ज्यादा नहीं रहेगा, और शायद फिर आने वाले सालों में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। प्लस अभी और देखिए एक फैक्टर और ऐड हो गया है, दैट इज क्लाइमेटिक फैक्टर। तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स तो हमने डिस्कस किया, क्लाइमेटिक फैक्टर उसका जो स्पीशीज पे इम्पैक्ट हो रहा है, उससे क्या कंपटीशन में चेंज होगा आपस में, और हैबिटेट टाइप्स में, हैबिटेट के इकोलॉजिकल जिसको कहते हैं चेंजेस, वो कैसे होगा, उसका समझ भी साथ साथ बड़ा ज्यादा हमको चाहिए होगा। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से देखना पड़ेगा, और उस तरीके से हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हमको शायद इसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो शायद हमारी कैपेसिटी इसको बचाने की रहेगी और इसके प्रोपेगेट करने की रहेगी, नहीं तो शायद फिर मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट के ज्यादा सक्सेस होने का चांस, लाइक्लीहुड कम होता जाएगा जी। और हम लास्ट मेरे तरफ से फाइनल चीज इस कॉन्टेक्स्ट में कि अफ्रीका में तो अभी है, वहाँ क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उससे हमारी लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नामीबिया से हम ला रहे हैं, अच्छा कंफ्लिक्ट वहाँ पे काफी ज्यादा है। मैं तो आई बीन फॉर्चुनेट, मैंने देखा चीता जाकर के वहाँ पे अफ्रीका में, और उनके हैबिटेट देखा है, वहाँ तो सिम्पैट्रिक हैबिटेट है। उसी हैबिटेट में आप जानते हैं बिग 5 में बहुत सारे स्पीशीज और भी जाते हैं, लेपर्ड भी है वहाँ पे, लायन भी है। सो वहाँ पे सिम्पैट्रिक हैबिटेट में भी ये सर्वाइव कर रहा है। लेकिन सर्टेन कंट्रीज से केन्या देखेंगे आप, मोजाम्बिक देखेंगे, वहाँ तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया इसको बचाना। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये 4-5 फैक्टर्स को इंटीग्रेट करके ऐसे मैनेजमेंट अगर हम करें इस पे और उसको फिर प्रोपेगेट करें, तो आई थिंक दैट विल बी रियली गोइंग टू बी ए लैंडमार्क इन सक्सेस ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। और साथ में हमारी जो बताया मैंने आपकी कि सबसे बड़ा फायदा मुझे जो दिख रहा है कि हमारी सक्षमता वाइल्ड लाइफ मैनेज करने की इन हालातों में, जब सिचुएशन बदल गए हैं, काफी सारे कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं, क्लाइमेट बदलने का इतना ज्यादा पोटेंशियली इतना खतरा हो चुका है, उन हालातों में और इन खास स्पेसिफिक हैबिटेट्स को बचाने का एक प्रयास हमारा जारी है। इन हालातों में जो हमारी सक्षमता आएगी वो ट्रेमेंडस होगी। जी बिल्कुल, और उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि भारत में आज टाइगर्स की संख्या बढ़ी है, हाथियों की संख्या बढ़ी है, और जो एक सींग वाला गेंडा कभी आसाम में अपने अस्तित्व के लिए संकट में था,
आज उसकी संख्या भी बढ़ी है। भारत ने जीव जंतु के संरक्षण की दिशा में खासा महत्वपूर्ण काम किया है और उसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। नेहा जी, लेकिन अब आगे कैसे? क्योंकि केवल चीते भारत की धरती पर आ गए, लेकिन जिस तरह से मानवीय स्तर पर जो चुनौती मिलती रही है ऐसे जीव जंतुओं को, चाहे वो शिकार की शक्ल में हो या कोई और रूप में हो, आप उसको कैसे देखती हैं? कितना चैलेंजिंग है आगे? देखिए, चीता अब आया है, बहुत सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा माहौल है, मगर 2-4 और ऐसे जानवर हैं, 2-4 से ज़्यादा भारत में, जो बिल्कुल एक्सटिंक्शन के पास है, मतलब ख़त्म बिल्कुल। जैसे कि एक जानवर है गोदावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बहुत बड़ी चिड़िया है, ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है, हिंदी में गोदावन कहते हैं। काफ़ी भारी बड़ी चिड़िया है, ज़ोर से बोलती है, वो भी ग्रासलैंड की चिड़िया है। और ग्रासलैंड ख़त्म होते जा रहे हैं, सोलर पावर आ रहा है हर जगह पे ग्रासलैंड्स पे, इसीलिए ग्रासलैंड्स को बहुत खतरा है और गोदावन खतरे में है। एक और जानवर है, वो भी बिल्ली है, उसका नाम है शैगोश या इंग्लिश में कहते हैं कैरकल, वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है हर जगह से। तो ऐसे जानवरों पे भी हम थोड़ा अगर फोकस करें और इनकी क्या ज़रूरत है, इनको हैबिटेट चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए, पोचिंग से मुक्ति चाहिए, तो मैं चाहूँगी कि चीता के थ्रू चीता को हम फ्लैगशिप के रूप से देखें और दूसरे जो ग्रासलैंड के जो प्रजाति हैं उनको भी हम बचाएं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा भी कि आज़ादी के अमृत काल में देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास में जुट गया है। अमृत में वो ताकत होती है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर सकता है। जाहिर तौर पर आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है चीतों के लिहाज से, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिहाज से। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।